आपके अपने चैनल टारगेट फॉर एग्जाम में आपका स्वागत है। आज ये ज्योग्राफी की दूसरी क्लास लेकर आया हूँ आपके सामने। ठीक है, जो एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, और अगले महीने में पेपर है। ठीक है, अगले महीने में पेपर होने की वजह से बहुत जल्दी से कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि जनवरी में पेपर है इसका। ठीक है, जनवरी में पेपर है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है पेपर को लेके। तो टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मेहनत ज़्यादा थोड़ी करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लास जितना दूँ उतना कंप्लीट करते चलो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, नहीं तो समय पे फिर बहुत ज़्यादा लंबा गाचा खेल जाओगे। तो बस पढ़ते रहना है, और हमारा कर्म है कि हम पढ़ाएंगे, और तुम्हारा धर्म है कि तुम पढ़ोगे। ठीक है, क्योंकि पढ़ते रहना है। और पेपर जो है बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा टाइम दिया नहीं है अब की बार आयोग ने। तुरंत जैसे ही नोटिफिकेशन जारी किया फॉर्म डालने लगे। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज जियोग्राफी की सेकंड पार्ट को स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, जो पार्ट सेकंड है इसको स्टार्ट कर रहा हूँ जियोग्राफी का, उसको देखते जाओ। कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। वैसे जहाँ तक दिक्कत क्लास में रहने नहीं देता हूँ। ठीक है, 1 मिनट तब तक मैं इसको सेट कर लो। ज़्यादा पेन जो है मोटा हो गया, उसको सेट करने में थोड़ा कहाँ से कहाँ बोल जाता हूँ, ये भी वहाँ से नहीं लग पाता इतना। ठीक है, अब ठीक है। तो ये रहा आपका मोटिवेशनल कोट। कदम निरंतर चलते हैं जिनके, श्रम जिनका विराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। ठीक है, कदम निरंतर चलते हैं जिनके, श्रम उनका विराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित यह परिणाम है। ठीक है, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब लोग निरंतर प्रयास करते हैं। जहां प्रयास करना छोड़ा, सफलता का तो मिलना छोड़ दो। ठीक है, फिर नहीं मिलेगी। तो निरंतर मेहनत करना है, और टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। ठीक है, कोई भी एक भी दिन को बेस्ट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि जनवरी में पेपर है, और लाइफ का एक बार पेपर क्वालिफाइड ना होने से लाइफ का एक चांस तुम्हारे हाथ से गया। ठीक है, ये सच्चाई है, पर थोड़ी कड़वी है, मानो या ना मानो, ये आगे चल के आपके सामने फिर आ ही जाती है। ठीक है, और आ ही जाएगी। ठीक है, तो बिना किसी टाइम वेस्ट के जियोग्राफी का पार्ट सेकंड आपके सामने। ठीक है, तो इसको देखो, पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, तो देखो ग्लोब क्या होता है। ग्लोब, पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहा जाता है। ठीक है, जो पृथ्वी का प्रारूप होता है उससे ही ग्लोब कहा जाता है। मॉडल ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्लोब। ठीक है, मॉडल ऑफ द अर्थ कॉल्ड ग्लोब, यानी पृथ्वी के प्रारूप को ग्लोब कहा जाता है। और ये देखो, ये जो है इसको ही ग्लोब कहा जाता है। यही ग्लोब है, और ये बिल्कुल पृथ्वी के आकार जैसा है। ठीक है, ये पृथ्वी के आकार जैसा है, इसको ही ग्लोब कहा जाता है। ठीक है, ग्लोब दो प्रकार का होता है। ग्लोब जो होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब ग्लोब क्या, ग्लोब में दो तरीके की रेखाएं होती हैं। ग्लोब जो होता है उसमें दो तरीके की रेखाएं होती हैं। वो 1 मिनट रुको तो मैं तुमसे डिस्कस कर दूं जो रेखाएं होती हैं। एक अक्षांशीय होती है और एक देशांतर होती है। ठीक है, एक अक्षांशीय रेखा और देशांतर। देखो, अक्षांशीय देशांतर दोनों को मैं यहाँ क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक है, देखो 1 मिनट, 1 मिनट रुकना, अभी क्लियर कर दूंगा मैं। देखो, ये जो रेखाएं हैं समझना, ये जो रेखाएं इसमें देख रहे हो ना, ये रेखाएं जो हैं ये देशांतर वो अक्षांशीय रेखाएं, ये लैटिट्यूड बोला जाता है इनको। ये जो रेखाएं हैं वो अक्षांशीय रेखाएं बोली जाती हैं, इनको लैटिट्यूड इंग्लिश में बोला जाता है। इन रेखाओं को कहा जाता है अक्षांशीय रेखा। ठीक है, अक्षांश रेखा इनको कहा जाता है, और इंग्लिश में इनको कहा जाता है लैटिट्यूड। ठीक है, क्या कहा जाता है, लैटिट्यूडिशनल लाइन। ठीक है, और ये जो रेखाएं होती हैं, देखो ये जो रेखाएं होती हैं ये देशांतरीय रेखाएं होती हैं। ठीक है, इनको कहते हैं हम देशांतर रेखा। ठीक है,
इनको हम कहते हैं देशांतर रेखा, ठीक है, इतना ध्यान रखना है, इनको हम देशांतर रेखा कहते हैं, ठीक है, इनको हम देशांतर रेखा कहते हैं। तो ग्लोब में दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, एक अक्षांश रेखा होती है जिसे लैटिट्यूड, ठीक है, लैटिट्यूडिनल लाइन कहते हैं, और एक देशांतरीय रेखा होती है जिसे लॉन्गिट्यूडिनल लाइन कहते हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ग्लोब जो होता है वो पृथ्वी की तरीके से होता है, और ग्लोब में दो प्रकार की रेखाएं होती हैं, ठीक है, अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा। पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा का नाम, देखो जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, शून्य रेखा कहते हैं। इससे पिछली क्लास जो ज्योग्राफी की ली है मैंने, उसमें इस बात को क्लियर कर दिया था। पृथ्वी के जो बीच से गुजरती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, इक्वेटर रेखा, ठीक है, या शून्य रेखा कह लो, ठीक है। तो जो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है उस रेखा का नाम है भूमध्य रेखा, ठीक है। आगे देखो, देखो ये तुम्हें मैप दिख रहा होगा भारत का, ठीक है। तो यहाँ कुछ बातें समझाऊंगा, उसको ध्यान से देखना, ठीक है। मैं फोटो थोड़ा इधर कर दे रहा हूं जिससे डिस्टर्ब ना हो तुम्हारा। तो देखो भारत के जो उत्तरी बिंदु का नाम है, पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था, यहाँ भी डिस्कस कर रहा हूं। भारत के उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कौल है, ठीक है, इंदिरा कौल, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है ये, ठीक है। ये देखो इसे इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, ठीक है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत का दक्षिणतम जो बिंदु है यह है इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है। अन्य नाम इसके क्या हैं वो देख लो। इंदिरा पॉइंट जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है इसको कहा जाता है पार्सेन, पार्सेन भी कहा जाता है, पिगमिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, लाहिट चिंग भी कहा जाता है। वैसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो पिगमिलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट, ठीक है। बाकी नाम सब याद रखना, ठीक है। अब देखो इसका जो भारत का पूर्वी बिंदु अगर पूछा जाए, पूर्वी बिंदु, तो भारत का जो पूर्वी बिंदु है ये किवीथु है, ठीक है। किवुथु कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। भारत का पूर्वी बिंदु पूछा जाए, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया, किवीथु, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और इसका पश्चिमी बिंदु अगर पूछा जाए भारत का, तो ये गुहार मोती है जो सरगिरीक गुजरात में स्थित है, ठीक है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, भारत का पश्चिमी बिंदु गुहार मोती जो कि गुजरात में स्थित है, ठीक है। और भारत का मुख्य भूमि का बिंदु पूछा जाए, ठीक है, तो तमिलनाडु में स्थित है कन्याकुमारी, कैप कैमोरिन, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का बिंदु पूछा जाए तो कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, कैप कैमोरिन, ठीक है। आगे देखो, अब यहां बात कोई नहीं रह गई, एक बार और बता देता हूं। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जिससे पिगमिलियन पॉइंट भी कहते हैं, पार्सेक भी कहते हैं, लाइचिंग भी कहते हैं। भारत का पूर्वी बिंदु की बात करें तो किवीथु है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, और पूर्वी बिंदु किवीथु, और पश्चिमी बिंदु पूछा जाए तो गुहार मोती है जो सरगिक गुजरात में स्थित है, ठीक है। और भारत की मुख्य भूमि का बिंदु पूछा जाए तो कैप कैमोरिन है जो कि तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। इतनी बात यहाँ क्लियर हो गई। अब बात कुछ समझाने वाली इधर ज्योग्राफी में, यहाँ पर आप कुछ रह नहीं गए। देखो आगे देखो, अगला पार्ट ये है, भारत का अक्षांशीय विस्तार अगर तुमसे पूछा जाए, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया, ठीक है। भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए तो सुनो, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, भारत का अक्षांशीय विस्तार, एक मिनट, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है, लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन ऑफ द इंडिया, ये 6 डिग्री 4 मिनट, ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, या कह लो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है, ठीक है। तो उत्तरी अक्षांश की अगर ये बात करें तो 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक फैला हुआ है भारत का उत्तरी अक्षांश। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है।
ये है इनका उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश है, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। जो आपका भारत का उत्तरी बिंदु जो इंदिरा कॉल है, ये 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है, ठीक है, ये समझाने की कोशिश यहाँ की गई है। और जो तमिलनाडु में भारत का मुख्य बिंदु है कैप कैमोरिन, मुख्य भूमि का जो बिंदु है भारत का कैप कैमोरिन, ये 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है, ठीक है। ये भारत की मुख्य भूमि का बिंदु है। बस तुम्हें याद ये रखना है भारत का जो अक्षांशीय विस्तार वो है कितना है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक, ठीक है। और भारत का दक्षिणी बिंदु अगर पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट, ये 6 डिग्री, ये स्थित जो है ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, ठीक है। भारत का दक्षिणी बिंदु हम तुम्हें बता ही चुके हैं, इंदिरा पॉइंट जो है ये कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप में, ठीक है। आगे देखो, भारत का देशांतरीय विस्तार पूछा जाए, ठीक है, लॉन्गिट्यूशनल एक्सटेंशन ऑफ इंडिया, भारत का देशांतरीय विस्तार। अभी हम तुमसे बात कर चुके हैं भारत के अक्षांशीय विस्तार की, ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। अब हम बात करेंगे भारत के देशांतरीय विस्तार की। ये 67 डिग्री 7 मिनट, ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ, ठीक है। यह है भारत का देशांतरीय विस्तार जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, ठीक है। भारत का अगर पूछा जाए भारत किस कटिबंध में स्थित है, तो ये ध्यान रखना, भारत उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा जाता है कि भारत किस कटिबंध में स्थित है, तो भारत उष्ण एवं उपोष्ण कटिबंध में स्थित है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। और देखो ये है उपोष्ण कटिबंध, इधर टेम्परेचर जोन ये रहा, ठीक है इसका। अब सुनो, भारत का कभी प्रायद्वीपीय भारत पूछ लिया जाता है, प्रायद्वीप भारत कौन है, तो देखो ये जो तुम्हें दिख रहा है, ये यहां से लेके और यहां तक, इसको देखो, देखना, इसको यहां से लेकर यहां तक, ये जो तुम्हें दिख रहा है इसको ही बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत। इतनी बात यहां कंफर्म कर लेना, इसको ही बोला जाता है प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। देखो जो उष्ण कटिबंध है, उष्ण कटिबंध ये प्रायद्वीपीय भारत में है, ठीक है, इधर ये रहा, ठीक है। और जो उपोष्ण कटिबंधन है वो ये इधर रहा नॉर्थ में ऊपर, ठीक है। तो उपोष्ण कटिबंध, तो भारत किस कटिबंध में स्थित है, तो भारत उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है। तो उष्ण कटिबंध कहाँ रहा, प्रायद्वीपीय भारत में रहा। उपोष्ण कटिबंध कहाँ रहा, ये ऊपर था, ऊपर रहा, ठीक है, नॉर्थ की तरफ। और ये बीच में जो रेखा गुजरती है, ये जो पिंक येलो से जो क्लियर की गई रेखा है, ये देखो, ये जो रेखा है इसका नाम है कर्क रेखा। ये भारत के, ये जो रेखा गुजरी है ये भारत में गुजरने वाली कर्क रेखा है, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोला जाता है, ठीक है। ये भारत की कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा अगर पूछा जाए कि भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा। और तुम्हें मैं इसके बता दूंगा कौन कौन सा राज्य है, यहाँ भी ये भी डिक्लेयर कर दूंगा, ठीक है, या बताओ तो मैं अभी ही कर दूं, लेकिन आगे देखो कर दूंगा, ठीक है। अब ये भारत की भौगोलिक स्थिति है, ठीक है, ये अवस्थिति व विशेषताएं हैं। देखो विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है, ठीक है। अब बात करते हैं उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। ये बात कर रहे हैं यहाँ की, मेरी बात को समझना, इधर तो है बंगाल की खाड़ी, ठीक है, इधर है बंगाल की खाड़ी, और मैं इधर बात करूं तो इधर है अरब सागर, ये अरब सागर है। और यहाँ बात करूं तो ये है हिंद महासागर। और ये बात तो मैं पहले ही क्लास में जियोग्राफी की डिक्लेयर कर दिया था, क्लियर कर चुका था। ये हिंद महासागर रहा, ये अरब सागर रहा, और ये बंगाल की खाड़ी रही। ये उपमहाद्वीप में पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम अरब सागर एवं दक्षिण में हिंद महासागर, ये बात यहाँ पे की गई है, ठीक है। तो आगे देखो, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से देशों की अगर बात की जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे पहले रसिया का स्थान आता है, रसिया के बाद कनाडा का आता है,
कनाडा के बाद चीन और चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राजील एवं ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत 7वें स्थान पर आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ यदि पॉपुलेशन जनसंख्या की बात की जाए तो भारत चाइना के बाद दूसरा स्थान रखता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंट्री पूछा जाए तो रसिया है। ठीक है, रसिया है, और उसके बाद कनाडा है, कनाडा के बाद चीन, चीन के बाद अमेरिका, अमेरिका के बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और हमने यहाँ पहली क्लास में बता दिया था कि भारत की पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है तथा उत्तर से दक्षिण की लंबाई जो है वो 3214 किलोमीटर है। ठीक है, अब ये बात यहाँ बहुत बताने वाली रह नहीं गई है क्योंकि मैं पहली क्लास में इस बात को डिस्कस कर चुका। ठीक है, आगे देखो, बात यहाँ पर की गई है कि भारत के ऐसे 5 राज्य, भारत के ऐसे 5 राज्य जो ना तो समुद्री सीमा से लगते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते। ठीक है, ये भारत के वो 5 राज्य हैं जो ना तो समुद्री सीमा से लगते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा से। ठीक है, कौन है? हरियाणा है, मध्य प्रदेश है, इधर ये 36 लिख दिया, ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, कंफ्यूजन में मत होना, ये यहाँ इन्होंने ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और तेलंगाना। ठीक है, तो ऐसे ये 5 राज्य हैं भारत के जो ना तो समुद्रीय तटीय सीमा से लगते हैं और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। वो हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं तेलंगाना है। ठीक है, इनको याद कर लेना है। ठीक है, आगे देखो, यहां तक तो हो ही गया था। अब यहां देखो, भारत के ऐसे 2 राज्य बताओ जो समुद्री तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा साझा करते हो। भारत के ऐसे 2 स्टेट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय एवं समुद्री सीमा दोनों को साझा करते हैं। तो एक तो गुजरात हो गया तुम्हारा और एक हो गया पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये पश्चिम बंगाल और गुजरात, तो ये ऐसे 2 स्टेट हैं जो समुद्री सीमा भी बनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लगते हैं। ठीक है, ये गुजरात रहा और ये पश्चिम बंगाल इधर रहा। ये है पश्चिम बंगाल और ये तुम्हारा गुजरात है और इधर ये समुद्री सीमा है। इधर देखो, ये भी समुद्री सीमा है। ठीक है, आगे देखो, ये पड़ोसी देश हैं भारत के, ये पड़ोसी देश हैं भारत के। तो भारत से कितने देशों की सीमा लगती है? तो 7 देश ऐसे हैं, ऐसे 7 पड़ोसी देश हैं जिनकी भारत से सीमा लगती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा सीमा पूछी जाए भारत की किसके साथ लगती है तो बांग्लादेश के साथ लगती है, ये ध्यान रखना। भारत की सबसे ज्यादा सीमा बांग्लादेश से लगती है। कितनी लगती है वो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, 4096 किलोमीटर। सबसे कम पूछी जाए तो भारत और अफगानिस्तान, सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से। ठीक है, अफगानिस्तान से भारत की सबसे कम सीमा लगती है 17 किलोमीटर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश से और सबसे कम लगती है अफगानिस्तान से। ठीक है, बाकी ये देख लेना इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये 2 विशेष इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत देख लेना ध्यान से। ठीक है, बांग्लादेश किस किस से लगता है? बांग्लादेश की सीमा भारत में असम से लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, मिजोरम से लगती है और पश्चिम बंगाल से भी लगती है। ठीक है, चाइना की बात करूं तो ये चाइना लद्दाख से लगती है सीमा। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से लगती है और सिक्किम से लगती है। ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान की बात करूं तो ये पंजाब से सीमा लगती है पाकिस्तान की, जम्मू कश्मीर से लगती है। ठीक है, राजस्थान से लगती है, गुजरात से लगती है और लद्दाख से भी लगती है। ठीक है, नेपाल को देख लेना, नेपाल की सीमा उत्तराखंड से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, बिहार से लगती है, पश्चिम बंगाल से लगती है, सिक्किम से भी लगती है। म्यांमार की बात करूं
तो अरुणाचल प्रदेश से लगती है, नागालैंड से लगती है, मणिपुर और मिजोरम से भी इनकी सीमा लगती है, और अफगानिस्तान की मात्र सीमा लगती है लद्दाख से। बाकी ये एक बार देख लेना, हल्का हल्का देख लोगे तब भी सेटअप हो जाएगा माइंड में। लेकिन सबसे ज़्यादा देखना कि भारत की सबसे ज़्यादा सीमा किससे लगती है, तो बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर, सबसे कम अफगानिस्तान से जो कि 17 किलोमीटर। इसको विशेष ध्यान रखना, ठीक है। चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये तीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट को जरूर देख लेना, ठीक है। आगे देखो, ये देखो तुम्हें बता दूं मैं, देखो अगर पूछा जाए कि कोको द्वीप जो कि म्यांमार में स्थित है, और एक है लैंडफॉल द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, ठीक है। बात को ध्यान से समझना, एक कोको द्वीप है जो कि म्यांमार में स्थित है, और एक लैंडफॉल द्वीप है जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। इन दोनों के बीच में कौन सी संधि है, या इन दोनों के बीच में संधि कौन सी है अगर पूछा जाए, तो कोको स्ट्रेट जल संधि है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप, इन दोनों के बीच में कोको स्ट्रेट जल संधि है, ठीक है। उसके बाद उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान स्थित हैं। दक्षिणी अंडमान और लिटिल लघु अंडमान के बीच में पूछी जाए, समझना, दक्षिणी अंडमान और लिटिल या लघु अंडमान के बीच में पूछे जाए तो डंकन पास है, ठीक है। इसको डंकन पास बोलते हैं ये, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है लिटिल या लघु अंडमान और बार निकोबार के बीच में कौन स्थित है, 10 डिग्री चैनल, ठीक है, 10 डिग्री चैनल है। ये हम तुम्हें आगे भी बता देंगे कि कौन किसके बीच में क्या स्थित है, ठीक है। कौन किसके बीच में क्या स्थित है ये हम कंफर्म आगे कर देंगे, बिल्कुल। यहाँ एकदम जूम तो लग नहीं पाया और तुम्हें भी समझ पाने में दिक्कत होगी, तो अगली क्लास में या इसी में आगे चल के पूरी एक एक बात को क्लियर करके सामने रख दूंगा, ठीक है। बाकी यहाँ इतना समझ लेना कि कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच में कोको स्ट्रेट जल संधि है, ठीक है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में डंकन पास है। लिटिल अंडमान और कार निकोबार की बात करूं तो इनके बीच में 10 डिग्री चैनल है, और लिटिल अंडमान और इधर छोड़ दो, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा इंडोनेशिया के बीच में 6 डिग्री चैनल है, ठीक है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार, सुमात्रा, सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में स्थित है, सुमात्रा जो द्वीप है इंडोनेशिया में स्थित है, और ग्रेट निकोबार के बीच में पूछा तो 6 डिग्री चैनल है। बाकी 6 डिग्री अभी तक पूछा नहीं गया, ज़्यादा पूछा नहीं जाता। 10 डिग्री विशेष इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। यहाँ पर 9 डिग्री ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय, यानी मिनिकॉय और क्वार्ती। लक्षद्वीप में एक द्वीप स्थित है, देखो ये पीछे, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मिनिकॉय और कवारती के बीच में कौन सा स्थित है, तो 9 डिग्री चैनल, ठीक है। मिनिकॉय और कवारती के बीच में कौन सा स्थित है, 9 डिग्री चैनल, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी सबसे ज्यादा जाता है। 9 डिग्री, 10 डिग्री ज्यादा पूछे जाते हैं, और कोको स्ट्रेट जल संधि, ठीक है। बाकी देख लेना, बहुत खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ठीक है। और मिनिकॉय मालदीव के पूछा जाए कि मालदीव और मिनिकॉय के बीच में कौन सा स्थित है, तो 8 डिग्री चैनल है, इसको ध्यान रखना। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में, ठीक है। और मिनिकॉय कवारती के बीच में 9 डिग्री चैनल है, ठीक है। और डंकन पास और इधर पूछा जाए लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। आगे देखो, देखो ये आपके सामने प्रमुख जल संधि है जिसे मेजर चैनल कहते हैं, ठीक है। विभाजित जो क्षेत्र है उसको क्लियर किया आगे। 8 डिग्री जो चैनल है, ये 8 डिग्री चैनल ये मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, ठीक है। मालदीव मिनिकॉय से अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय लक्षद्वीप से अलग करता है, ठीक है। जो 9 डिग्री चैनल है ये मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करता है। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा इंडोनेशिया से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से, ठीक है। 10 डिग्री चैनल लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है।
तो 8, 9, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी 6 भी देख लेना, अगर आ जाएगा तो ये कहोगे कि बताया नहीं था, लेकिन देख लेना। लेकिन 8, 9, 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 डिग्री लघु अंडमान को कार निकोबार से, 9 डिग्री मिनिकॉय को लक्षद्वीप से, 8 डिग्री मालदीव से मिनिकॉय को, बस ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाक जल संधि किस किस के बीच में है, तो भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है, ठीक है। और कोको जल संधि, इसको देख लो, ये कोको जल संधि हमने बताई थी तुमको। कोको द्वीप म्यांमार में स्थित है और लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार में, इनके बीच स्थित है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा कुछ, ठीक है। तो ये जियोग्राफी की बहुत छोटी क्लास है, ठीक है, आधा घंटा से कम भी समय लिया है तुम्हारा, तो बहुत जल्दी जियोग्राफी कराने की कोशिश करेंगे और हो भी जाएगी। थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते रहोगे, प्रत्येक दिन का लॉस ना हो, बस ये देखते जाना और मन से पढ़ते जाना। बहुत जल्दी ज्योग्राफी भी खत्म करवा देंगे और आगे सब क्लासेस चल ही रही हैं, कोई क्लास का गैप नहीं होगा। पढ़ते रहो, जीडी आराम से निकलेगा। हर महीने का करंट तुमसे डिस्कस कर लिया करेंगे लास्ट में, जो 1 महीने का हो जाएगा। उसके बाद 1 महीने पहले जनवरी से, यानी दिसंबर में जितना भी 6 महीने का करंट है, प्रत्येक दिन डिस्कस होगा, करंट नहीं छूटेगा, स्टैटिक्स हम करा ही देंगे, ठीक है। अब कोई ज़्यादा सोचने की चिंता नहीं, बस पढ़ते रहना है तुमको, ठीक है। जय हिंद। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। जय हिंद।